नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। प्राइम एजेंडा एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं और आज बात होने वाली है किस तरह से वक्फ कानून को लेकर बवाल अभी तक थमा नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी बैठक की। जी हां, इस बैठक में तमाम बड़े मौलाना शामिल हुए। इस कार्यक्रम का नाम हल्ला बोल रखा गया। मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया, वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ बता दिया। लेकिन इस दौरान एक बड़ी बात हुई। जी हां, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस बोर्ड मीटिंग में पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उनके खिलाफ वो बातें कहीं जो शायद एक नेता को नहीं कहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, किसी खास कौम के लिए नहीं। लेकिन जिस तरह से ओवैसी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे देखने और सुनने के बाद ऐसा लगा कि देश के नेताओं की इज्जत नहीं के बराबर है। उन्होंने कहा कि मोदी देश में नफरत फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, बोला मोदी सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की जमीन और उनकी पहचान पर एक बड़ा हमला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जमीन और मस्जिदें छीनने के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी खुद को बाबा अंबेडकर से भी बड़ा समझते हैं। जरा सोचकर देखिए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषाओं और इस तरह की शैलियों में बात होगी, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए ओवैसी? तो क्या कानून से बड़े हो गए हैं? यह कानून देश के लिए बना है, प्रधानमंत्री मोदी के निजी हित के लिए नहीं बना है। जरा ग्राफिक के जरिए समझिएगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है और क्या एक नेता से ऐसी अपेक्षा करनी चाहिए। मैं बोलूंगा PCR ग्राफिक्स चलाइए पहला। उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है कि देखिए, वक्फ कानून की आपत्तियों के बारे में बात हो रही है। नया कानून संपत्तियों को हड़पना आसान बनाएगा, यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। दूसरी आपत्ति जो लॉ बोर्ड ने की है कि DM को मूल्यांकन करने का अधिकार देना गलत है। भाई, DM मूल्यांकन नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसके बाद जो तीसरी आपत्ति थी उसे भी सुन लीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ इस कानून को बताया जा रहा है। उसके बाद अगली आपत्ति जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही है, वो कहते हैं कि सरकार नियंत्रण बढ़ा रही है और वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ना गलत है। अगले ग्राफिक्स पे आते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत भर थी, उसके बाद लगातार हमले हुए। मौलाना अरशद मदनी जाना माना चेहरा है। उन्होंने क्या कहा? वक्फ कानून शरिया के नियमों के खिलाफ है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ का शरिया से क्या ताल्लुक है। आगे कहते हैं वो, वक्फ कानून एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे है यह बताने की जरूरत भी है। आगे मौलाना अरशद मदनी कहते हैं वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की अमानत है। अमानत छीन कौन रहा है? बड़ा सवाल यह भी है। इसके बाद मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि जो नया कानून है उस नए कानून के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस नए कानून के जरिए मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब आइए अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं कि आखिर ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की जमीन और पहचान पर हमला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी लगातार बोलते रहे। प्रधानमंत्री के बारे में बोला, देश के कानून मंत्री के बारे में बोला। उन्होंने कहा 11 साल से मुसलमानों पर योजनाबद्ध तरीके से हमले हो रहे हैं, यानी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। अगली लाइन जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा मोदी सरकार मुसलमानों की जमीनें छीनने की कोशिश कर रही है। कानून से जमीनें कैसे छीनेंगी यह भी ओवैसी साहब को बताने की जरूरत है। आगे वो लिखते हैं बुलडोजर की राजनीति से मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी जो बुलडोजर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश और बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में चल रही है, उसका मकसद मायने अलग है। मोदी खुद को बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा समझते हैं। ये ओवैसी ने तब कही जब वो आज भाषण दे रहे थे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो बैठक हुई। वो उन्होंने आगे कहा नया बिल कृषि कानूनों की तर्ज पर वापस लेना होगा। यानी जिस तरह से कृषि कानून में संशोधन हुए वो लंबित रहा, उसके बाद उसे हटाया गया। सरकारी कब्जा संविधान
धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि सरकारी कब्जा जमीनों पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके खिलाफ है। ओवैसी ने आगे कहा, मोदी सरकार देश में नवरत और बंटवारे की राजनीति कर रही है। चलिए, ये तमाम लब्बो लुआब है जो आज मीटिंग हुई तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में, जिसका एक ही मकसद था कि इस बिल का विरोध करना है, इस बिल को लागू नहीं होने देना है और इसमें संशोधन जो सरकार ने नए किए उसको हटा देना है। जरा सुनिए ओवैसी किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के बारे में बातें कह रहे थे, वो आपको सुननी चाहिए। हम वजीर आजम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह आप सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। तो आपने सुन लिया कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में प्रधानमंत्री का विरोध भी करने लगे। जरा सवाल भी प्राइम एजेंडा के अहम सवाल हैं जो डिबेट की लाइन तय करेंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द हम आज डिबेट करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 जो प्राइम एजेंडा में है कि क्या पीएम के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ओवैसी जो कुछ बोल रहे थे, जिस लहजे में बोल रहे थे, क्या वो सही है। सवाल नंबर 2 जो प्राइम एजेंडा में आज हम डिबेट के दौरान अपने तमाम गेस्ट से पूछेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फिर ऐसी बयानबाजी का मायने क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा है तो आप अलग से एक कोर्ट बना लिए आपने, वहां पे आप भाषण दे रहे हैं। सवाल नंबर 3 जिस पर डिबेट की लाइन तय होगी कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल का शरीयत से क्या नाता है, शरीयत से कैसे इसका कनेक्शन है। सवाल नंबर 3 जो हम पूछ रहे हैं कि शरीयत से आखिर इसका क्या ताल्लुक है। और सवाल नंबर 4 क्या विरोध को नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है इन भाषणों के जरिए, इन विवादों के जरिए। आज 1 घंटे लगातार हम इस पर डिबेट करने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर बिल पर चर्चा हो गई सदन में तो भी बवाल मचा हुआ है। अब जो मौलाना हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, वो कह रहे हैं कि वो देश भर में इसका विरोध करेंगे और 13 अप्रैल से विरोध शुरू हो चुका है जो 28 मई तक चलेगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिससे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो इतना हो हल्ला हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार है। 4 अहम गेस्ट मेरे साथ हैं। स्वागत कीजिए अमरदीप त्रिपाठी का, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शरद शरण है, स्वागत कीजिए इनका, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मतीन खान आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम लीग के। मतीन साहब बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। और मेरे साथ फरहत अली खान साहब हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के, रामपुर से आते हैं, बहुत शालीन हैं, अपनी बातों को बहुत शालीनता से रखते हैं, डिबेट में इन्हें शोर मचाते किसी ने नहीं देखा है, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अमरदीप मैं आपसे करना चाहूंगा। ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे थे वो क्या सही है। दूसरा बड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, माननीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने इसे टेबल कर लिया है, इस पर चर्चा होनी है, 7 दिन का वक्त मिला है आपको जवाब देने का, फिर विपक्ष को 5 दिन का वक्त मिला है जवाब देने का, मई में इसकी सुनवाई होनी है, फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या है। अमरदीप। अमित भाई, पहले जो ओवैसी जी जो है एक बैरिस्टर है और भारत ऑडियो बढ़ाइए पीसीआर इनका जी। अमरदीप जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बताइए अमरदीप जी। अमित भाई देखिए, ओवैसी जी भारत में सांसद भी हैं और एक बैरिस्टर के रूप में भी इन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया। बैरिस्टर है और ज्ञानी पुरुष है, बहुत अच्छे जानकार है जो है नियमों के, कानून के, संविधान के। और उसके बावजूद कह रहे हैं कि पिछले 11 साल से जो है इस देश के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। और उसके बाद ताल कटोरा में आके जिस प्रकार के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का कार्य करते हैं, गाली देने को ये और दोनों भाई करते हैं। पीसीआर वॉल्यूम बढ़ाइए और मिलकर दोनों प्रधानमंत्री जी को गाली देने का कार्य करते हैं। तो ये देश की जनता समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, एनडीए के सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान इस देश में कितना स्वतंत्र है, कितना आजाद है। जी
अगर इनकी स्वतंत्रता यही है मोदी जी के नेतृत्व में कि आज ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुलेआम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, नहीं तो इनको खींच के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता अगर किसी और की सरकार होती। दूसरी बात देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अनाप शनाप बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है, सबको इंतजार करना चाहिए, सरकार भी इंतजार कर रही है। और जो मुस्लिम समाज के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के बहकावे में आकर, समाजवादी पार्टी के बहकावे में आकर, अगर इस प्रकार से जो है टाल कटोरा या सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करने के कार्य कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, संविधान पर भरोसा करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, इनके जो मौलाना आसिफ कह रहे हैं जो है शरिया कानून की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर शरिया कानून लागू हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इस देश में रहने लायक नहीं रह जाएंगे, ना भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे पाएंगे, ना बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार कर पाएंगे। आज जो है उवैसी जी एक बार नहीं बोलते, आज तलकटोरा में अगर इन्होंने सम्मेलन किया, अगर इस पे चर्चा करते कि हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा, खुलेआम उनका कत्लेआम किया जा रहा है बंगाल में, इस पर कैसे समर्थन दिया जाए, इनको कैसे बचाया जाए, तो आज मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक समाज इनका समर्थन करता है। देखिए सरिया कानून की बात कर रहे हैं, सरिया कानून पढ़ के आइए, ओवैसी जी पढ़े लिखे हैं, और जितने भी इनके मौलाना आसिद हो गए या धर्माचार्य, जितने भी वहाँ पर मठाधीश आए हुए थे मौलाना, इन सभी लोगों को सरिया कानून पढ़ना चाहिए। आप जो है सड़क लेकर इस प्रकार से सदन तक हंगामा करते हैं, वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार से मुट्ठी भर लोग जो है आम लोगों को, आम मुसलमानों के जो है जमीनों को हथियाने का कार्य करते हैं, शरिया कानून अगर देश में लागू होता तो उनके सड़कों और उनके हाथ दोनों को कलम कर दिया जाता। ठीक है, पता नहीं आज खुले हम घूम नहीं पाते। मेरे पास दो ऐसे शख्स हैं जो इस मामले को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मतीन खान और फरत अली। मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल शरद, मेरा सवाल आपसे यह है, जिस तरह का भाषण ओवैसी दे रहे हैं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके बाद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जैसे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्या देश में? अंबेडकर से बेहतर पीएम अपने आप को समझते हैं, मुसलमानों की जमीनें छीन रहे हैं मोदी, बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं मोदी, सरकारी कब्जा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, वक्फ कानून साझी विरासत को नुकसान पहुंचाएगी, मुसलमानों की जमीन और पहचान छीनी जा रही है। इस तरह का भाषण देने से, आप इतने बड़े नेता हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे भाषण आप देंगे, दंगा कराने की महिमा आपकी मंशा है क्या देश में? कर्नल शरद, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। सबसे पहले तो अभी कश्मीर में जो थोड़ी देर पहले हमला हुआ है, उसकी निंदा हमें सबको करनी चाहिए। शुरुआत हमें डिबेट की वहीं से करनी चाहिए जी। देश के आम नागरिक पे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमला किया है, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी उनको सजा मिलेगी। अमित शाह जा रहे हैं सर, अमित शाह जा रहे हैं, बाकायदा पीएम मोदी ने बात की है। वोट मांगने कहीं गलियों में ना उतर आए उसके बाद जी। दूसरी बात, बड़े प्यार से प्रस्तावना जो शुरू की गई है वो ये की गई है कि किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, और जब केस सुप्रीम कोर्ट पे लंबित है तो इस पर चर्चा की। हम लोग तो वक्त पे चर्चा कर रहे हैं मीडिया पे, हमें अधिकार है, जनता को कानून बनने से पहले बात करने का अधिकार है, कानून बनने के बाद बात करने का अधिकार है, जब दिन करे तब बात करने का अधिकार है जी। यही तो हमें ताकत दी कि हम आजाद ख्याल, हम अपने विचारों को खुल के रख सकते हैं। लेकिन मेरे दो सवाल जी। जब निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को लगातार गालियां देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहां चली जाती है? क्या सिर्फ एक बयान दे देना काफी है कि निशिकांत दुबे के बयान से भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है? अगर वो एक मुसलमान को जेल में डालने की बात अभी 5 मिनट पहले कर रहे थे, तो क्या ये निशिकांत दुबे को जेल भेजने के लिए यहाँ से अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि निशिकांत दुबे को जेल भेज दिया जाए और संसदीय से उसको बर्खास्त कर दिया जाए? क्योंकि देश में 4 लोकतंत्र के खंभे हैं और एक लोकतंत्र खंभे के रक्षक को उन्होंने गालियां दी हैं जी, और साफ उन पे उंगली उठाई है, उनके काम पे उंगली उठाई है, तो वो आदमी जेल में होना चाहिए जी। उससे तो चुप है।
और अगर वक्त बिल पे चर्चा करनी तो बिल पे चर्चा करिए। ये मत बताइए कि प्रधानमंत्री को कोई छू नहीं सकता है, प्रधानमंत्री पे कोई वक्तव्य नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी विश्व गुरु है और वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि वो प्राकृतिक रूप से पैदा ही नहीं हुए हैं, वो अवतरित हुए हैं। तो भाजपा मान सकती है, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि वो एक आम इंसान है और सबसे पहले इस देश के सेवक हैं और इस देश के 142 करोड़ जनता के प्रति जवाब दे। अब मेरी अगली बात, जब ये संसद में चर्चा चल रही थी जी तो भाजपा वाले तो लगातार कह रहे थे कि करोड़ों लोगों से ईमेल आई है, देश में संवाद हुआ है मुसलमानों से और मुसलमानों के हित में लाया गया है। तो ये अचानक पूरी दुनिया में की बार कैसे विरोध की? क्या इनसे बातचीत नहीं हुई या मीडिया में झूठ बोला गया कि मुसलमानों के कर्नल शरद, पूरी दुनिया में विरोध एक खास कौम के लोग कर रहे हैं। ज्वाइंट जेपीसी में ओवैसी साहब भी थे। मैं चाहता हूं कि आपके सवालों और आरोपों का जवाब अमरदीप से लूं, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं। 1 मिनट, आपने जो वक्तव्य दिया 10 सेकंड दीजिएगा। जी जी, आप खास कौन क्यों बोल रहे हैं? मुसलमान बोलिए, थोड़ी से बोलिए। अरे वक्त बोल कोई जैन के लिए थोड़ी बना है, मुसलमान के लिए बना है। वक्त बोल तो मुसलमान बोलेगा जी, और अगर आप जैन बोर्ड बनाएंगे तो जैन बोलेगा जी। तो आप उनकी आवाज क्यों बंद कर रहे हैं? और अगर बंद कर रहे हैं तो मुंबई में आपकी महाराष्ट्र की सरकार अभी वहां पे सुना क्लासरूम चलाने वाली है, तो ये क्लासरूम तो बिल लाने का पहले चलाना चाहिए था। आप किसलिए ला रहे हैं? क्योंकि देश को आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम का व्यापार करना चाहते हैं, वोट बनाना चाहते हैं। ठीक है अमरदीप, रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है कर्नल शरद, पॉइंट टेकन। कर्नल शरद, आई गॉट ए पॉइंट। अमरदीप जवाब दीजिए। आप लोग जबरन लाद रहे हैं ये बिल, कर्नल साहब कह रहे हैं। देखिए अमित जी, अभी जो कर्नल साहब कह रहे हैं जी, इनको कर्नल साहब को पता होना चाहिए कि देश में जो है हजारों मुसलमान जो है अपनी रजिस्ट्रियां लेके खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। जी, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने हमारे जमीन को हथिया लिया है। एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जगह जगह पर भटक रहे थे, उनको जो है सुना गया, उनकी आवाज को सुनने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनको न्याय दिलाने का कार्य किया। जो आर्टिकल 26 की आज बात कर रहे हैं मुट्ठी भर लोग, जो मुसलमानों की संपत्ति को हथियाने का कार्य करते थे, वक्फ बोर्ड में अनैतिक तरीके से यूज करते थे, वो लोग आर्टिकल 6 की बात करते थे। आर्टिकल 6 का उल्लंघन नहीं हुआ है। यहाँ पर तो 2012 में जब अमेंडमेंट किया कांग्रेस के सरकार ने वक्फ बोर्ड में, जो है प्रत्येक व्यक्ति के, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का कार्य किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो है मौलिक अधिकारों को देने का कार्य कर रहे हैं। पहले जो है इस अमेंडमेंट को ठीक से पढ़ना चाहिए कर्नल साहब को। कर्नल साहब अगर ठीक से पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। हम लोगों ने किसी के धार्मिक स्वतंत्रता को डिस्टर्ब करने का कार्य नहीं किया है। धार्मिक स्वतंत्रता अलग चीज होती है और जो है ये देखिए वक्फ बोर्ड एक जो है संस्था है। संस्था में क्या क्या चीजें हो रही है, पारदर्शिता कैसे लाई जाए, आम लोगों को न्याय कैसे मिल पाए, लोगों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये सरकार का काम है और सरकार वही कर रही है। जी चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा मतीन खान साहब के पास चलता हूं। मतीन भाई, मुझे एक बात समझाइएगा, लॉजिकली थोड़ा कम जानकार हूं मैं शरिया का और इन चीजों का। वक्फ कानून से शरिया पर कैसे असर पड़ेगा, ये थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दर्शकों को भी ये उत्सुकता है, बताएं। बेतहाशा मस्जिदें हैं, मस्जिद क्या शरिया से ताल्लुक है या नहीं? खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है। हमारा मरने के बाद हम कब्रिस्तान में जाते हैं, वो एक मेरा शरीयत का एक हुक्म है जी कि हमको जो है वो कब्र खोदी जाए, कब्र खोदने शरई एतबार से उसमें हमको दफनाया जाए जी। ये मिथ फैलाने की कोशिश की जा रही है, र्यूमर के साथ वक्फ का और शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं। वक्फ और शरीयत का ऐसा ही ताल्लुक है जैसे मुंह में जबान का ताल्लुक है, चेहरे पे आँख का ताल्लुक है, नाक का ताल्लुक है, हाथ का ताल्लुक है। इसी तरह से शरीयत में ये हमारे इबादत गाहें, खानगाहें, दरगाहें, ये सारी चीजें गवर्न बाय शरीयत होती है जी। अब समझ में आ गया हो तो आगे की बात की जाए। क्या कह रहे मतीन साहब? हेलो, आवाज नहीं आई क्लियर। मैं कह रहा हूँ आपकी मेरी आवाज समझ में
आ गई नहीं अभी बात? नहीं, आवाज आपकी आ रही, लास्ट लाइन आप जो बोली वो मैं सुन नहीं पाया, बाकी मैं समझ गया कि शरीयत और वक्फ का क्या है। थोड़ा फरहत अली खान के पास चलते हैं। फरहत भाई, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। जी, मुझे लगा आपने बात पूरी कर ली। बोलिए। आपने तो अभी 1 ही मिनट तो दिया है। नहीं मतीन भाई, बिल्कुल आपको वक्त है। अब आप बात सुन लीजिए कि जिस तरह से अभी एक प्रोपेगेंडा आपके चैनल के जरिए किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और वक्ताओं ने हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा कर दिया। नहीं मतीन भाई, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे कोसा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कोई, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। वो वक्त की जमीन पर जो है जाबिराना कब्जा करना चाहते हैं जी, वक्त को तहकीक करना चाहते हैं। ये है असल बात। तो इसमें कानून के खिलाफ क्या काम कह दिया उन्होंने कौन सा जो है हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ बात कर दी। ये हमारा संविधान ने हमें राइट दिया है कि हमारे पास जुल्म हो तो हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, हम प्रोटेस्ट कर सके, एहतजाज कर सके, हम सड़क पर निकल सके, हम बता सके ये जालिम सरकार है और जालिम सरकार हमारी वक्त की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है जी। तो ये हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा। ठीक ये बात है। इसके जो है लेकर के जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया। अरे वो संविधान से ऊपर है क्या प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, आपने बात पूरी कर ली मतीन भाई। ठीक है, फरहत अली खान, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या वक्फ कानून लागू होने के बाद जितनी भी मुस्लिम प्रॉपर्टी से सब जब्त हो जाएंगी, मस्जिदें जब्त हो जाएंगी, यतीम खाने जब्त हो जाएंगे, जो मुस्लिम इबादत गाहें हैं वो जब्त हो जाएंगी? आपको ऐसा लगता है क्या, जिस तरह का हो हल्ला मचा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? एक शेर कह दूं, कौन सी बात कब कहा और कैसे कही जाती है जी, ये सलीका हो अगर इंसान हो तो हर बात सुनी जाती है। आज जो हमारे देश का मुसलमान है उसको अपने बात कहने का, रखने का सलीका और तरीका ही नहीं आता कि कहाँ रखना है। जैसे वक्फ कानून लागू करने के लिए तमाम मुस्लिम उलेमाओं से कहा गया है कि इसमें आप अपनी राय दें, तो ये लोग टालते रहे। आखिर में जब लास्ट डेट हो गई जी और इन्होंने अपनी बात रखी ही नहीं और सरकार ने उस कानून को बनाकर दोनों सदनों में रख दिया, तो यह हाय अल्लाह करने के लिए निकल पड़े। हम गरीब मुसलमान, मतलब मैं अपने बारे में पहले बताता चलूं कि मैं MA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उर्दू से मौलिम हूँ और राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और NIS कोच भी हूँ। मैं कोई ऐसा जानकार नहीं हूँ कि जो समाज या दीन के बारे में जानकारी नहीं चाहती जी। अभी आपने एक सवाल किया था, क्या वक्फ और शरीयत में क्या फर्क है। शरीयत जैसा भी हमारे मतीन भाई ने बात कही कि मुंह में जुबान नहीं होगी, ऐसी शरीयत है, आंखें देखें, बिल्कुल ठीक बात। अगर मुंह में जुबान है और अगर वो सही नहीं बोलती है जी, तो ये भी शरीयत के खिलाफ है। अगर हमारी आंखें हैं, अगर वो सही नहीं देखती हैं तो ये भी शरीयत के खिलाफ है। अगर हमारी मस्जिदों की जो अलग जमीनें हैं, मस्जिदों से जो दुकानें हैं, जो गरीबों के लिए बागात थे जिसे वक्फ किया गया था, जो गरीबों को हक नहीं मिलते, चंद मुतवल्ली पीर और जो ये होते हैं ना चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के मेंबर, इनकी बड़ी बड़ी कोठियां बन गई। हम गरीब उसी झोपड़ी में रहे। कि कहीं पर भी मतीन भाई जवाब दें कि वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश जो है, वक्फ बोर्ड मदरसे चलाता हो, स्कूल चलाता हो, दवाखाने चलाता हो, कौशल विकास चलाता हो। मैंने पहले भी कहा था कि ये अल्लाह की वो लड़की है जो बेआवाज होती है, और ये जो भू माफिया और वक्फ माफिया है, ये समझ ले कि अल्लाह की लड़की वक्फ कानून बन के आई है, और जब ये हम इससे आजाद करा लेंगे इन माफियाओं जो आज वहां इकट्ठे थे, वो चाहे अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे बुखारी हो, चाहे उवैसी हो, ये जो लोग वहां इकट्ठे थे, ये अपनी मुसलमानों की इनको चिंता नहीं थी। ये अपनी जो
वक्त संपत्तियां थी, जो जायदादें थी, उनको बचाने के लिए वहां यही इकट्ठे पॉइंट थे। है। अब हम जैसा गरीब, समझदार, मजदूर और अपनी इल्म हासिल करने में हमें कितनी परेशानियां, दुश्वारियां आई हैं। हमारे माँ बापों ने कब्जा लिया और कर्जा लिया और जी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड है या नहीं है। अभी भी आप ठेले वाले से पूछें कि वक्फ को जानते हैं, वक्फ बोर्ड को, वो मना कर देंगे। ये 20 लोग मस्जिदों में जाके, इबादत गाहों में जाके ये ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं सरकार और कानून के खिलाफ भड़काने की कि ये अल्लाह की जमीनें मारे ले रहे हैं, ये वक्फ कानून गलत है, ये हड़प लेंगे, ये अडानी अंबानी को दे देंगे। तो मेरे भाई, आप जो मतीन भाई और जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, वो एक सवाल करें कि ये दे देंगे तो ये अच्छे हुए या तुम हड़पे हुए बैठे हो अल्लाह की जमीन, तुम अच्छे हुए। अब अच्छाई और बुराई में लड़ाई है, अब सच्चाई और झूठ में लड़ाई है। अब ये जो कानून सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं यहाँ से निवेदन करूंगा कि हम गरीबों को अब बड़े बड़े बागात पे जो इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं, वहां पर हमारे कौशल विकास, स्कूल और कम्युनिटी हॉल हो। आज शादी हॉल बड़े बड़े महंगे हो गए। हमारा एक कम्युनिटी हॉल वक्फ बोर्ड ने नहीं बनाया जो 200 रुपए से 1000 रुपए तक हम अपनी बेटी की शादी कर पाते। बहुत पीड़ा है, लेकिन समय कम है और तो इसलिए मैं अपनी बात जैसे आगे बढ़ेगी और बात भी बताऊंगा। यहाँ मैं ठीक है, अपनी बात खत्म ठीक है, करता हूं। ठीक है। अमरदीप, मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे जो मुस्लिम कौम के लोग हैं, बहुत सारे मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन्होंने इस कानून का स्वागत किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही कौम के दो हिस्से हों? एक ये कह रहा है कि ये कानून खराब है, इससे संपत्तियां छिन जाएंगी, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, शरिया से खिलवाड़ है, और एक तबका वो भी है मुसलमानों का, अमरदीप, जो इसकी तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान ए मुसलमान के लिए अच्छा है और बी मुसलमान के लिए खराब? कैसे है ये कानून? अभी जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, बहुत बेबाकी से, बड़ी संजीदगी के साथ में जो है, बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बातों को रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का नियत और नीति दोनों साफ है। इसलिए मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका, जो आम मुसलमान जिसको हम कहते हैं, जो मूल अधिकारों से जिनको वंचित किया गया है वक्फ बोर्ड में, जिनकी जमीनों को कब्जाया गया, हत्याया गया है, उनको न्याय दिलाने के लिए, और वो जो बड़ा समाज है मुस्लिम समाज का, जिसमें से अभी एक वक्तव्य जो दे रहे थे जो भाई साहब, वो भी आ रहा हूं मतीन खान, मैं आ रहा हूं। तो इन सभी लोगों को न्याय मिले। जमीन को हथियाना भारतीय जनता पार्टी की उद्देश्य नहीं है, लेकिन मुसलमानों को, जो लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहे हैं, उस जमीन, उनको न्याय मिल सके, और जो बस में जमीनें हैं, उन जमीनों का सदुपयोग हो सके, अस्पताल बन सके, स्कूल बन सके, और उनसे जो है अच्छा प्रॉफिट आए, जो कि आम मुसलमानों के जो है उत्थान के लिए, विकास के लिए उसको सदुपयोग किया जा सके। अभी देखिए, मतीन खान हो गए, चाहे उवैसी हो गए, चाहे इनके जितने भी मठाधीश धर्म गुरु हो, चाहे वो जितनी ताकत लगा ले, हमारा उद्देश्य है देश के मुसलमानों को सुरक्षित रखना, देश के मुसलमानों का विकास करना, उनके बच्चों और उनके भविष्य को सुरक्षित करना, उत्थान करना। अभी आप देखेंगे, ये लोग जिस प्रकार से तिलमिलाहट की बात कर रहे हैं, शरिया कानून की बात मतीन खान जी बात कर रहे हैं, ये बता दीजिए चोरी की सजा शरिया कानून में क्या होता है, मतीन जी को पता होना चाहिए। आज बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मतीन खान नहीं बोल रहे हैं, दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को मारना, शरिया कानून में क्या लिखा हुआ है? आप बता दीजिए, क्या शरिया कानून लागू कर दिया जाए इस देश में? जो लोग बम बारूद लेके घूमते हैं और दूसरे की जान ले रहे हैं, तो तब आप लोग नहीं बोलते हैं। मतीन खान जी जैसे लोगों को बोलना चाहिए कि ये शरिया कानून के खिलाफ है। जो लोग चोरी करते हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, जो आम मुसलमानों की जागीर को हड़पने का कार्य कर, अमरदीप, ये सवाल मैं मतीन खान से करूंगा। ठीक है अमरदीप, ये सवाल मैं मतीन भाई मैं आ रहा हूं। कर्नल शरद, आपसे भी मेरा यही सवाल कि अगर 1000 मुसलमान, उदाहरण के लिए, नजीर के लिए, अगर 1000 मुसलमान इसके विरोध में, तो 1000 पक्ष में भी हैं। ये सवाल मेरा भी आपसे कि एक मुसलमान के लिए कानून अच्छा है, एक मुसलमान के लिए कानून खराब कैसे है? कर्नल शरद, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 3 बार बोल चुके हैं और मैं एक बार अपना प्रस्तावना में बात रखा कि मेरा निवेदन है, जब आप डिबेट में बिठाते हैं
तो सबको कृपया बराबर समय दें। बिल्कुल, मेरी बात आपको का मैं जवाब पूरा देने समय का दे रहा उनको हूं। मौका मिलता है। कर्नल तो उनकी शरद, बात के जवाब गो का अहेड, भी मौका मिले। गो अहेड, गो अहेड, आई विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम टू As स्पीक। clear as that। जी दूसरी बात, जी, कोई एक साथी आकर के भाजपा के पक्ष में बात करता है, मेरा तो आप यकीन सवाल कीजिए, मैं दोहरा दूं तो आप कि एक मुसलमान के लिए मैंने ये कानून सुन लिया, गलत और एक के लिए आपका सही सवाल कैसे? मुझे याद है, मुझे जी बोलने दें। जी आपने बोला 1000 ए में, 1000 ए में, 1000 दाहिने, 1000 बाएं, ये इसका पैमाना क्या है? आपने कैसे तय किया ज्यादा मुसलमान सहमत है, आधा सहमत है? मेरा ये सवाल है आपसे। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुसलमानों को एमएलसी बनाया, लेकिन एमएलए के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में किसी एक को भी टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को बोलिए ना कि चुनावी राजनीति में एक मुसलमान को टिकट देकर चुनाव लड़ा के देख लें, पता चल जाएगा कितना मुसलमान उन्हें चाहता है। आखिर ऐसा क्यों है कि शाहनवाज जैसे नेताओं को उनको राज्यसभा और एमएलसी के रास्ते में लेके आना पड़ता है? क्या देश में कहीं पे भी आज तक भारतीय जनता पार्टी में ये नैतिक हिम्मत आई है कि किसी मुसलमान को टिकट दे सके? जी। क्या रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेचुरल? कर्नल शरद, फिर से मैं सवाल दोहरा रहा हूं, बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन पे सवाल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये बाइट्स हैं, ये लोगों के रिएक्शंस हैं, ये खरीदे गए मुसलमान नहीं है जो कह रहे हैं कि वक्फ कानून उनके लिए अच्छा है। मेरा सवाल है, फिर से दोहरा देता हूं, एक मुसलमान कौम है, एक के लिए अच्छा और एक के लिए बुरा कैसे, इसका जवाब दीजिए। वो टिकट किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या अमरदीप और उनकी पार्टी का मसला है? सर मेरा सवाल बस एक बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए कर्नल साहब, फिर आप कहेंगे मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं। उसका भी जवाब दे देता हूं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जी नहीं, डिबेट डिरेल हो रही है कर्नल साहब, टिकट बंटवारे और मुस्लिम कैंडिडेट पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। जी कर्नल साहब, देंगे तो बोलूंगा, मैं आपका जवाब दूंगा सवाल का। जी आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक मुसलमान के लिए कानून खराब, एक के लिए अच्छा कैसे? अभी फिर अगर आप चाहते मैं ना बोलूं तो मैं चुप हो जाऊंगा। 3 बार रिपीट कर चुके हैं इसी बात को। इसलिए कर्नल साहब देखिए, मैं चाहता हूं आप बोलें, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो टिकट बंटवारे पे डिबेट नहीं हो रही है सर। मेरे बोलने से पहले आप तय कर लेंगे मेरे मुंह में क्या शब्द निकलने वाले। ठीक है, बोलिए। तो आप बोलना, मैं आप परमिशन दे तो मैं शुरू करूं। नहीं, आप बिल्कुल शुरू करें सर, और आपको बोलने के लिए बुलाया है, इसीलिए बुलाया कि आप बोलें। जी प्लीज डू। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्तमान में अगली सुनवाई तक रोक लगाया जी। और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, परसों कौशाम्बी जिले में 93 बीघा जमीन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्वायर करके मुतवल्ली को वहां से बाहर कर दिया। उनको धमकाया गया है कि कोई भी किसी तरीके से कानूनी मदद के लिए हिम्मत ना करे, अन्यथा उनको व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है। और आप गूगल कर लीजिएगा, न्यूज में सब जगह। तो इनकी मंशा बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि एक पक्ष में है एक विपक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है, और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि हम गरीब हैं और वहाँ कोठियां बन रही है, तो इसमें कौन सा नया क्लॉज है जो पहले एग्जिस्टिंग नहीं था, जिसपे कार्रवाई हो सकती है? जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी है, 11 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, 9 साल से यूपी में सरकार है, तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, इनकी कितनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, कितनों को अरेस्ट कराया गया? यहाँ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको झूठ पता होगा, देश के गृह मंत्री ने बोला है वक्फ बोर्ड में हाई कोर्ट में अपील का क्लॉज नहीं, और पूरे देश के चैनलों ने बताया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के पास अगर आप सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के एग्जिस्टिंग क्लॉज कहता है कि आप 2 से अधिक महिलाएं रखेंगे पैनल में। नए बिल में दिया है कि सिर्फ 2 ही रखेंगे, 2 से ज्यादा क्यों नहीं रख सकते? नए पैनल में 22 मेंबर होंगे, उसमें 14 मेंबर ऐसे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इंक्लूड करके जो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो अगर 22 में से 14 गैर मुस्लिम होंगे और 6 मुस्लिम होंगे, तो माइनॉरिटी वोट किसका होगा? व्यू का। तो आप इसको क्यों नहीं स्वीकार करते कि देश में रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास वक्फ के पास है, और जिस तरीके से रेलवे की जमीनों में होटल खोल रहे हैं और आर्मी के कैंटोनमेंट बोर्ड को जिस तरीके से स्टेट वाइज खत्म करके आर्मी की जमीनें नगर पालिका को दी जा रही हैं, अभी वक्त का नंबर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जगह जगह जिस तरीके से सरकारी बंजर जमीनों पे कहीं मंदिर के नाम पे, कर्नल शरद, रामलीला के नाम पे आपने क्या मेरे सवाल का जवाब दे दिया?
तो मैं कह रहा हूँ कि कर्नल भारतीय साहब। जनता पार्टी एक जो इसलिए लाई है क्योंकि वो एक भूमाफिया सरकार है। कर्नल और साहब। 4 कारिंदे अपने इलाके यहाँ बिठा देगी तो क्या हम ये मानते हैं कि ठीक है, फेयर इनफ। कर्नल साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का अभी- जवाब नहीं दिया। मैंने आपको 4 मिनट बोलने के लिए दिया था, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था एक मुसलमान के लिए बिल अच्छा है, दूसरे के लिए गलत कैसे? चलिए, अब आप ये नहीं कहेंगे मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मतीन भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि मुसलमान कौम का एक हिस्सा इस बिल को अच्छा बता रहा है, एक गलत बता रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कानून 2 लोगों के लिए अलग अलग हो गया? जवाब दीजिए मतीन खान। शरद साहब तो समझा नहीं पाए मुझे, मैंने 3 बार सवाल इसीलिए पूछा था। आपने बड़े सुकून से मैंने सबकी बातें सुनी है। जी मतीन मैं भाई। एक बात से ये कह रहा हूँ कि जब अंग्रेजों से मुकाबला टीपू सुल्तान का हो रहा था तो अंग्रेज की रूह कांपती थी टीपू सुल्तान से, और वो 1 लाख की फौज लेकर भी जी। टीपू सुल्तान से मुकाबला करने के लिए थर-थर कांप रहा था। मगर उसमें टीपू सुल्तान की सफ में से कुछ लोग, हमारे ये जो साहब बैठे हैं, क्या नाम है इनका, फरहद साहब जी। फरहद साहब जैसे लोगों ने इतनी बड़ी विरासत को खत्म कर दिया। ये वो लोग हैं जो कौम के लिए नासूर हैं, और वो नासूर, ये तो जब मौका पड़ता है तब लोग खुलते हैं। आप दबाव पड़ा है तब ये खुले हैं। अब आप बात समझ लीजिए कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ने के लिए मुसलमानों के रंग रूप में बैठ करके आए हैं और कह रहे हैं कि साहब ये है वो है, उनसे ये जरा पूछ लीजिए कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम भारत सरकार की थी वो क्यों बंद की गई? वो मदरसा मॉडर्नाइजेशन कंप्यूटर साइंस मैथ्स की तालीम देने के लिए था। वो भारतीय जनता पार्टी की 2014 की सरकार आई, इसके बाद से उन्होंने उसको स्कीम को बंद कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जो फेलोशिप थी वो बंद कर दी गई। जो नादार गरीब पसमानदा मुसलमान जो तालीम हासिल करते थे स्कॉलरशिप के जरिए से, और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। फरहद साहब क्या कर रहे हैं? ये जो आके भारतीय जनता पार्टी के कसीदे गाने के लिए बैठे हुए हैं, ये वही मीर जाफर और सादिक की औलादों में से हैं। ये भारत के मुसलमानों की लैंग्वेज में एक जुमला आएगा जो मैं कह लूंगा तो अभी सब उछल जाएंगे। ये बेसिक बात जो है समझने की जरूरत है कि जो अभी ये कह रहे थे कि साहब जब वक्फ बिल आ रहा था, वक्फ तरमीम बिल, तो उस वक्त 5 करोड़ मुसलमानों ने इसकी मुखालफत करके मेल भेजा है भारत सरकार को। ये कह रहे किसी ने नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये। हद खत्म कर दी झूठ बोलने की। ऑनलाइन आकर के बैठ गए, टोपी पहन ली और दाढ़ी पर और कुर्ता पहन के मुसलमानों की रंग रूप में बैठ गए आगे। मतीन खान आकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। मतीन भाई, आप बात सुन लीजिए, मतीन भाई, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, आप बोलिए, बस एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप बोलिए। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा मतीन भाई, जिस तरह से आप फरहद साहब को बोल रहे हैं कि वो कसीदे गढ़ने के लिए बैठे हैं, तो शायद फरहद आपके लिए भी बोल दें कि आप भी बीजेपी सरकार के खिलाफ एजेंडा लेकर डिबेट में आए हैं, और आप भी समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप ओवैसी के एजेंट हैं। ये बात आप पे भी लागू हो सकती है ना? नहीं, आगे बोलिए, चलिए। भाई ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी मजबूरी है, आपका पहचान नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कर्नल साहब को भी बोलने का मौका दिया, अमरदीप त्रिपाठी भी बोल रहे हैं, फरहद भी बोल रहे हैं। जिस तरह से आप मेरी डिबेट में आप तोहमत लगा रहे हैं मतीन साहब, फरहद अली एक बहुत शालीन आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, वो चीखते चिल्लाते नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरे किसी गेस्ट की बेइज्जती नहीं करने दूंगा मतीन भाई। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पैनल पे किसी गेस्ट की आप बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आप पे भी लागू होता है कि आप ओवैसी के एजेंट हैं, ये आप पे भी लागू होता है आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, ये आपको भी तो फरहद अली कह सकते हैं, अमरदीप कह सकते हैं। मेरे किसी गेस्ट की बेइज्जती मतीन भाई ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। आप डिबेट में अपनी बात रखिए, आप डिबेट में अपनी बात रखिए और खूब रखिए, लेकिन आप किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे मेरे डिबेट में। मतीन भाई देखिए, आपको अपनी बात रखने का पूरा वक्त मैंने दिया, और मैं हमेशा आपको वक्त देता हूं अपनी डिबेट में बोलने का, आपको हमेशा मौका मिलता है, लेकिन मेरे डिबेट में किसी मेरे गेस्ट की बेइज्जती आप नहीं कर सकते। आरएसएस ने
मुसलमानों की सफों में आपको अमरदीप जवाब देंगे, फरत भाई तो नहीं देंगे जवाब, वो बड़े शालीन आदमी है। अमरदीप जरा जवाब दीजिए, आपके एजेंट हैं फरत अली, बीजेपी के एजेंट हैं। अमित भाई ये समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के एजेंट को आपने बैठा रखा है। ये मजीद खान धर्म के नाम पर इस देश में दंगा करवाना चाहते हैं। ये लोग कायदे से हम इनको कह सकते हैं, ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं। इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को दंगे में रोकना चाहते हैं। आज बंगाल में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, ऐसे बिल के मुखालिफ है और मुखालफत करने का नतीजा ये शायद आप देख लें, दिल्ली जो है वहाँ पर हंगामा लोग वहाँ पर आ रहे हैं। केरल के अंदर 5 लाख लोगों ने अभी मुखालफत की है। अभी 20 तारीख को 16 अप्रैल को और महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोना, हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस बिल की मुखालफत करता रहेगा और आखिरी सांस तक मुखालफत करेगा। ये शैतान की औलादे हैं, शैतान की औलादे हैं, की औलादे हैं। ये लोग आज मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये सिर्फ ठीक है मतीन खान, ठीक है अमरदीप, मुझे लगता है कि फरत भाई को भी जवाब देना चाहिए। फरत अली, आपने सुन लिया और मैं माफी चाहता हूं कि मेरे शो में आपके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतीन खान की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूं, वो माफी नहीं मांगेंगे आपसे। फरत अली, आपका रिएक्शन। देखिए, जो मतीन साहब ने बात कही, मैं मतीन साहब आपकी सारी बातों को कबूल करता हूं और स्वीकार करता हूं कि मेरी देशभक्ति में, मेरी राष्ट्र प्रेम में अगर मुझे कुछ भी सुनना पड़े तो मुझे कबूल है। मतीन साहब मुझे खूब गाली बचे या देश के मुसलमान मुझे खूब गाली बचे। शेर कह देता हूँ, रामपुर का रहने वाला हूँ और ये मतीन साहब भी इसको स्वीकारेंगे। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इस खुशनसीबी को अगर कोई मुसलमान नकारता है तो लाजमी सी बात है कि वो मुल्क से भी गद्दारी कर रहा है और वो इस्लाम से भी गद्दारी कर रहा है। अब हम आ जाते हैं वक्त पे कि जैसे उन्होंने कहा कि ये मीर सादिक, मीर जाफर, अमित सिंह साहब ये जो कह रहे हैं, ये जो अमित सिंह साहब मेरी बात सुन ले, ये जो कह रहे हैं कि ये फरहत साहब बहुत काबिल है, शैतान भी बहुत काबिल था, फिरौन भी बहुत काबिल था, सद्दार भी बहुत काबिल था, मुसलमानों को। मतीन भाई लास्ट 40 सेकंड है, मैं चाहता हूँ फरत भाई अपनी बात पूरी कर ले। मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है, पीसीआर ने मुझे कहा है। आपने तो बहुत वक्त बोला, फरत भाई सिर्फ एक बार बोले। फरत भाई 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड्स टू यू सर, प्लीज क्लोज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो इनका स्वभाव ही ऐसा है। हम मुसलमानों का क्या है कि हम यूसीसी का विरोध करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, राय नहीं देते उसको। हम ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, कुछ नहीं। धारा 370 है उसका विरोध करते हैं। तो इन जैसे मुसलमानों ने हमारे चेहरे विरोधियों के बना दिए हैं।